जय हिंद साथियों, मैं अश्वनी शर्मा नील सर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 17 तारीख को जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसकी पहली पाली के रीजनिंग वाले भाग की। ठीक है जी। तो जो हम रीजनिंग वाला भाग है वो आज देखने वाले हैं उसका। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, अ, यदि आपका प्लस का अर्थ भाग है और डिवाइड का अर्थ गुणा है और इनटू का अर्थ घटाना है और माइनस का अर्थ जो है वो जोड़ है, तो हमें इस बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करना है। तो एकदम बोर्ड मास की बात करेंगे तो आप उसमें जानते हैं कि पहले भी हम डिवाइड का काम करते हैं, डिवाइड के बाद हम मल्टीपल का काम करते हैं, फिर हम सब्सट्रैक्शन और फिर हम एडिशन का काम उसमें कर लेते हैं। तो आगे दे रहा है हमें कि यदि हमें प्लस का अर्थ जो है वो भाग से दिया जाए, प्लस जो है वो डिवाइड का काम करे, भाई प्लस जो है वो डिवाइड का काम करेगा। ठीक है जी, प्लस ने डिवाइड का काम किया और आगे कह रहा है हमारे पास कि डिवाइड का अर्थ गुणा हो जाए, डिवाइड का जो अर्थ है वो हो जाए हमारे पास गुणा हो जाए, और गुणा का जो अर्थ है वो घटाना हो जाए, माइनस हो जाए, और माइनस का जो अर्थ है वो जोड़ हो जाए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोर्ड मास के नियम से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बोर्ड मास के नियम से हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है भैया, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे दे रहा है हमें एक 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि है। आपको मिरर इमेज का प्रश्न पूछ लिया गया है। तो मिरर इमेज के बारे में हम जानते हैं कि मिरर इमेज जो है वो लेफ्ट को राइट में दिखाती है और राइट को हमेशा कहाँ दिखाएगी भैया, लेफ्ट में दिखाएगी। तो देखिएगा ये x नाम की एक छवि दी गई है और x नाम की जो छवि है उसको हमें मिरर में देखना है। तो मिरर में यदि हम इसको चेक करेंगे मिरर में, तो देखिएगा कि ये वाली जो आकृति है ये वो हमें इस तरफ दिखाई पड़ेगी, और जब ये आकृति हम इस तरफ देखेंगे तो ये आकृति जैसे ही हमें यहाँ दिखाई पड़ेगी, तो ये देखो ये इधर दिखाई पड़ रही है भैया, और ये हमें ऐसे दिखाई पड़ रही है। और ये जो है आकृति एरो वाली, तो एरो वाली आकृति पलटेगी इस तरफ, तो एरो वाली आकृति जो हमें इस तरफ दिखाई पड़ रही है। बाकी देखिए ऊपर और नीचे जो है वो वाटर में चेंज होता है, टॉप टू बॉटम हमेशा किसमें चेंज होगा, वाटर में चेंज होता है। तो ये आकृति पलटेगी तो नहीं, ये आकृति प्लस जो है मान लो ऊपर चला जाए ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ देखो दोनों में प्लस ऊपर ही जा रहा है और दोनों में प्लस ऊपर जा रहा है, और यहाँ देखिए ये वाला सीधा नीचे की तरफ आ गया है और ये वाला जो गोला था वो सीधा किधर आ गया, नीचे की तरफ। यहाँ भी इसको टॉप टू बॉटम चेंज किया गया। तो हम केवल चौथी आकृति की बात करेंगे, और चौथी आकृति जो है हमें ऑप्शन नंबर ए में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए साहब आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे प्रश्नों पर चलते हैं। अभी आगे दे रहा है कि एक वैन आरेख दिया गया है और उस वैन आरेख में पति, परिवार और पत्नी की बात की गई है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, जिसमें पति, परिवार और पत्नी की बात कर दी गई है। तो जिसमें हम चले जाएंगे किसके साथ भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए साहब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे दे रहा है हमें कि दिए गए, यहाँ भी एक वैन आरेख दे दिया गया है, तो इस वैन आरेख की बात कर लेंगे। तो इस वैन आरेख में हमें दिया गया है कि त्रिभुज जो है वो स्वस्थ लोगों को दिखाएगा, त्रिभुज जो है वो स्वस्थ लोगों को दिखाएगा भाई, त्रिभुज ने स्वस्थ लोगों को दिखाया। आयत जो है वो वृद्ध व्यक्तियों को दिखाएगा, आयत जो है वो वृद्ध व्यक्तियों को दिखा रहा है, आयत हमारा वृद्ध व्यक्तियों को दिखा रहा है। और आगे कह रहा है कि व्रत पुरुषों की संख्या को दिखाएगा, ये जो हमारा व्रत है वो पुरुषों की संख्या को दिखा रहा है ना, पुरुषों की संख्या को दिखा रहा है व्रत। और हमें पूछ लिया गया है कि उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है। अब भी हमें उन पुरुषों की संख्या बतानी है जो स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं है। तो ये 3 नंबर जरा ध्यान से देखिए कि 3 हमें वहां दिखाई पड़ रहा है कि एक तो पुरुष के गोले में है, व्रत में है, ठीक है साहब, और स्वस्थ के त्रिभुज में है। तो ये जो 3 पुरुष हैं वो स्वस्थ तो है लेकिन बूढ़े नहीं है, वृद्ध नहीं है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जैसे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है, यानी 3 का जो नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाया गया है। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं सीरीज में। तो आगे हमें एक सीरीज दे दी गई है कि 8 से 23, तो 8 और 23 की यदि मैं बात करूंगा तो 8 और 23 का अंतर ले लीजिएगा। तो 8 और 23 का जो अंतर है वो हमारे पास कितने का हो गया, तो 8 और 23 के अंतर की यदि हम बात करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्यों ना, ये देखिए इसमें हमें हमारे पास दे रखा है कि 8 और 23, और यहां से इसका भी डिफरेंस बढ़ाइए, यहां से इसका भी, यहां से इसका भी, और यहां से
इसका भी। तो ये पूरा जो सीरीज का क्रम है वो केवल और केवल डिफरेंस से आगे बढ़ रही है, क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं कि सीरीज जो है जब बढ़ते हुए क्रम में बनती है और एक घटते हुए क्रम में बनती है। जब बढ़ते हुए क्रम में बनती है तो उसमें गुणा काम करना होता है, या फिर अंतर ले लेते हैं, या फिर जब गुणा ज्यादा ही रूप से प्रबल हो रहा हो, ज्यादा बार संख्याएं जो है बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो या तो हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं या फिर हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं। ठीक है साहब। आगे दे रहा है हमारे पास, जैसे शेर जो है वो माद में रहता है, वैसे ही खरगोश जो है वो गड्ढे में रहता है। खरगोश कहाँ रहेगा साहब? गड्ढे में रहेगा। ऐसे ही हमारे पास खाई में नहीं रहेगा साहब, छिद्र में नहीं रहेगा, बिल में नहीं रहेगा। खरगोश का जो स्थान है वो किसकी तरफ चले जाएंगे? हम गड्ढे की तरफ चले जाएंगे। अगले प्रश्न पर चल लेते हैं साहब। तो अगला प्रश्न हमारे पास दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि ये भी आपका एनालॉजी से दे दिया गया है कि BPMN, देखो B से C हुआ, P से Q हुआ, M से N हुआ और N से O हो गया, यानी +1 +1 +1 के क्रम से हम आगे बढ़ते हुए गए। तो यहां भी देखिएगा कि G से एकदम +1 चले जाएंगे तो GH हो जाएगा, बहुत बढ़िया। T से हम चले जाएंगे तो U हो जाएगा, ठीक है साहब। P से चले जाएंगे तो Q हो जाएगा, ठीक है साहब। L से चले जाएंगे तो M हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में भी हमें HUQM दिखाई पड़ रहा होगा वही विकल्प हमारे पास सही दिखाई देना चाहिए। तो HUQM हमें डी ऑप्शन में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले प्रश्न में हमें दे दिया गया है 65 क्वेश्चन। तो 65 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से आ गया है। किससे आ गया है भैया? काउंटिंग ऑफ फिगर से। तो काउंटिंग ऑफ फिगर की हम बात कर लेंगे तो यहाँ देखिएगा हमें एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें छांटने हैं, त्रिभुजों की संख्या छांटनी है। एक आकृति है जिसमें हमको ट्रायंगल छांटने हैं। तो एक बात बताइए कि जो हमको ऐसी आकृति दिखाई पड़ रही है जिसमें त्रिभुज के दो कोने से बराबर लाइनें हैं, लेकिन एक आकृति और बढ़ा दी गई है, और एक आकृति जब और बढ़ाई गई है तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी दिखाई देगी? हमको 12 दिखाई देगी। ठीक है साहब। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे दे रहा है हमको प्रश्न, दे दिया गया है हमारे पास डायरेक्शन से क्वेश्चन दे दिया गया है भैया। और डायरेक्शन से जब दिया गया है तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चला गया। अब भाई उत्तर दिशा में चला गया कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। फिर वाई और मुड़ गया। अब यहां से कोई व्यक्ति वाया लेगा तो इस तरफ और 4 किलोमीटर चला गया। ठीक है भैया, चला गया। फिर से बायां मुड़ गया, ऐसे जा रहा है, बायां लेगा तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ लेगा तो भैया 10 किलोमीटर चल गया। वो कितने किलोमीटर चल गया? 10 किलोमीटर चल गया। फिर से बाईं ओर गया, ऐसे मान के चल नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बायां चलेंगे, इधर ही चलेंगे। और बायां जब हम इस तरफ चलेंगे तो बाएं चलेंगे भैया, और बाएं चले गए तो हमें चलना पड़ रहा है कितने किलोमीटर की दूरी? 4 किलोमीटर की दूरी। तो अब यहाँ आने के बाद, इस जगह आने के बाद हमें बताना है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये उसका प्रारंभिक स्थान, और यहां से उसकी हमको डिस्टेंस बतानी। तो ध्यान रखिएगा कि ये दूरी हमारी 10 है और ये दूरी 9 थी। तो यहां तक 9 हो गई तो इधर कितनी बची? फिर एक ही बची। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, और ऑप्शन नंबर सी में हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो हमको 1 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है। और जब हमको ये 1 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है तो हम आगे बढ़ जाते हैं भैया प्रश्नों पर, और आगे प्रश्न की बात कर लेंगे। तो उसमें देखो एक शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका प्रयोग करके शब्दों को नहीं बनाया जा सकता, उसका चयन करना है। उस शब्द का चयन करना है जो बनाया नहीं जा सकता। तो एक बात बताइए, यहां से देखो एम भी है, आई भी है, एन भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, लेकिन ई नहीं है। और ई नहीं है तो हम कह देंगे साहब मिनिस्टर जो है वो यहां से बनाया नहीं जा सकता। क्योंकि अगले प्रश्नों में देखो आर भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है, बन सकता है। एम आई एन डी बन सकता है, एस टी ए टी आई यू एन बन सकता है, लेकिन मिनिस्टर यहां से बनाया नहीं जा सकता। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। 68 क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 68 क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि ए एन डी, एन आ गया साहब, एन आ गया बीच में, ठीक है। और फिर हमारे पास एम आ गया, एन एम, और फिर से हमारे पास एम ए एन हो गया, फिर हमारे पास ए आ गया, और ए एन डी, ए एन डी हो गया, और फिर हम एंडमैन 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 एंडमैन, यही क्रम हमारे पास आगे जारी रहना चाहिए। और जब यही क्रम आगे जारी रहना चाहिए तो हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है भैया, यानी एंडमैन के क्रम से सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे देखिएगा 68 के बाद में हम आगे चलते हैं भाई, 68 के बाद में आगे चलते हैं तो 69 आ गया है। और 69 क्वेश्चन जो है वो आपका तर्क वाला दे दिया। किसका दे दिया है?
तर्क वाले में कह रहा है कि क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। अब इसका तर्क दे दिया है कि हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। दूसरा दे दिया है कि नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। और तीसरा दे दिया है, और तीसरे में हमको दे दिया गया है कि नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद करना नहीं चाहिए। और आगे दे रखा है हमको कि हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो हम जानते हैं भैया कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न जो होते हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना है हमको। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि तर्क है कि हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी, बात ठीक है उसकी। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। और अगले में दे रहा है हमको कि नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाएंगे भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। तो आगे कह रहा है हमें, आगे इसी का इंग्लिश में अनुवाद दिया गया है। चलिए साहब, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों पर। तो अगला जो प्रश्न है देखिएगा, ये हमारा एक पूर्व धारणा से दे दिया है। पूर्व धारणा से देखिए प्रश्न आ गया है जिसमें कह रहा है कि 27 साल के कारावास ने मेहर मेहर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। मतलब एक व्यक्ति है मेहर कलाल नाम का, जो 27 वर्ष के कारावास के बाद में राष्ट्रपति बन गया। अब उसकी पूर्व धारणा देखिए, उसने जो सोचा है वो देखिए कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बात कैसी है भैया? गलत है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, और यदि ऐसा हो तो फिर वो संभव, बात गलत है। तो इसीलिए ये बात भी कैसी है? गलत है। तो हम चले जाएंगे किसके साथ कि दोनों ही बातें जो हैं वो गलत हैं। तो न तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है। तो न तो भैया पहला और ना ही कौन सा दूसरा अंतर्निहित है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे जो दिए गए हैं प्रश्न वो आपके डिसीजन मेकिंग वाले हैं। कौन से प्रश्न है? डिसीजन मेकिंग के हैं। तो डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों को देख लीजिएगा, जिसमें कह रहा है कि किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए गए हैं कि उम्मीदवार जो है वो न्यूनतम मिनिमम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए। ठीक है जी। आगे कह रहा है ने चयन परीक्षा में कम से कम 50%, कम से कम 50%, और साक्षात्कार में कम से कम 40%, इंटरव्यू में उसके 40% होने चाहिए। तथा 1/10/2005 यानी 1 अक्टूबर 2005 को उम्मीदवार को 21 वर्ष कम से कम और 30 वर्ष अधिक से अधिक होने चाहिए। तो ये हमारे पास चार उसकी शर्तें दी गई हैं, और इन चार शर्तों के अकॉर्डिंग हमें कुछ प्रश्नों का जवाब यहां से देना पड़ेगा। और वो कह भी रहा है कि भाई वो इन चारों शर्तों को मान रहा है, लेकिन वो दो शर्तों को नहीं मान रहा। कौन कौन सी दो शर्तें भैया? पहली शर्त है कि उसने भाई 70% जो अंक है के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला जीएम को भेज दो भैया। मामला किसको भेज दो? जीएम साहब को भेज दो। दूसरी शर्त कह रहा है कि लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव है उसको, ये एक्स्ट्रा है साहब उसके पास। तो मामला अध्यक्ष को भेज दो, भर्ती समिति को भेजा जाना चाहिए। यानी भर्ती समिति के जो अध्यक्ष हैं, मामला उनके पास भेजा जाना चाहिए। ये दो शर्तें जिनको वो नहीं मान रहा है, उनके साथ में कुछ और भी जोड़ा गया है। तो पहली शर्त ऐसी है जिसको यदि नहीं माना जाएगा तो मामला जो है वो हम जीएम साहब को भेज देंगे, और दूसरी शर्त को यदि वो नहीं मानेगा तो मामला जो है वो अध्यक्ष साहब को दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए प्रश्नों पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दे रहा है हमें आगे, अगला प्रश्न है इसी से, तो यहीं से ले लेते हैं भैया। तो 71 के बाद में हम प्रश्नों पर चले जाते हैं। तो 71 से 75 तक के जो प्रश्न है वो आपके डिसीजन मेकिंग वाले हैं, जिसमें से हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक
और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए हैं। मतलब आपको देखना है कि 75% अंकों के साथ होना चाहिए, ठीक है साहब। और जो एलिजिबिलिटी एज की थी, उस एज की एलिजिबिलिटी को भी हमें मान्य करना है, और उसको मान्य करने के बाद हमें डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न सारे जो हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग से लिए गए हैं। तो डिसीजन मेकिंग के जो प्रश्नों का जवाब है वो हमें उन्हीं के दिए गए आंकड़ों से ही उसका चयन करना है, ठीक है जी। तो आगे देखिए, आगे दे रहा है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाते हैं प्रश्न संख्या, ये हमें ये आपके एसएसटी से प्रश्न आ गए हैं। अब हम इसमें रीजनिंग वाला भाग ढूंढ लेते हैं, नीचे और होगी रीजनिंग। तो ये भी सारे प्रश्न वहीं से हैं, पुलिस प्रणाली से दिए गए हैं प्रश्न। आप एक जांच अधिकारी हैं, आपके क्या चीजें आपको रखनी चाहिए, है ना। सारे प्रश्न जो है पुलिस प्रणाली से आ गए हैं। तो ये देखिए पुलिस प्रणाली के प्रश्न है सारे, पुलिस सिस्टम से दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग वाले भाग पर चलते हैं। इसी में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। तो आप सब जानते हैं एसएचओ होता है ना। तो वो पुलिस प्रणाली का पूरा भाग है। तो चलिए यहाँ से ये आपका पुलिस प्रणाली के बाद में ये आपकी चालू हो गई है रीजनिंग 89 से। आइए साहब, तो 89 क्वेश्चन से हम रीजनिंग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो 89 में कह रहा है कि साहब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को खोजें। जैसे माँ जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही बादल जो है वो बारिश को जन्म देता है। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही बादल जो है वो बारिश को जन्म देता है। तो इसमें हमें दिए गए थे साहब, बादल जो है मौसम को जन्म देता है नहीं, चमक को देता है नहीं, घोष को देता है नहीं। तो बादल जो है वो जन्म देता है किसको भी, बारिश को जन्म देता है। अगला प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग से दे दिया गया है, देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे देखिए एम ए मद्रास दिया गया है, MADRAS। तो यहाँ देखिएगा इसको लिख दिया गया है, इसको लिख दिया गया है MADRAS। तो यहाँ देखिए इसको लिखा गया है कि OWNHEQ। तो यहाँ देखिए ओ से एम से एकदम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो MNO की तरफ चले जाते हैं, और यहाँ ए से आगे बढ़ते हैं तो ए से अपोजिट में हम चलते हैं, माइनस की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ एम से हम प्लस चल रहे थे। तो ए से एकदम माइनस की तरफ चलते हैं, तो ए से माइनस की तरफ चले जाएंगे तो आपका जेड हो गया, जेड के बाद में बाई आ जाएगा, बाई के बाद में फिर आपका एक्स हो गया, और एक्स के बाद में फिर हम डब्ल्यू की तरफ चले जाएंगे। या फिर हम चेक कर लेते हैं एक बार और, एक बार इसको क्रॉस वाले मेथड से देखा जाएगा। तो देखिए एम का एन हो रहा है, ठीक है, अपोजिट में, और डी का जो है वो डब्ल्यू दे दिया अपोजिट में, और ए का जो है ए का यहाँ से जेड होना चाहिए, तो अपोजिट वाले फॉर्म से नहीं है ये। तो हमें तुरंत मालूम चल गया कि जब ये अपोजिट से नहीं है तो केवल संख्या नंबर्स को ही प्लस और माइनस यहाँ पे किया गया है, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर इसमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये फिर से आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दे दिया गया है। तो डायरेक्शन में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो डायरेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो देखिएगा डायरेक्शन दिया गया है हमको कि श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। श्याम जो है वो उत्तर में 7 किलोमीटर चला गया, और श्याम ने जब उत्तर में 7 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर वह अपनी राइट मुड़ा। फिर वह कैसे मुड़ गया, यहाँ से राइट मुड़ गया, और कितनी दूरी तय कर ली उसने, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब फिर से वह राइट मुड़ गया। अब मान के चलिए ऐसे जा रहा है, फिर से राइट लेगा तो नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ चला गया, और कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने, 7 किलोमीटर की दूरी फिर से तय कर ली। अब वह प्रारंभिक बिंदु से हमें बताना है, 7 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ से उसकी हमें दिशा बतानी है, तो हम कह देंगे कि भैया वो पूरब दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे 95 91 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 92 आ गया, और 92 में देखिए विषम छाटना था, तोड़ फोड़ हो गई, उत्पीड़न हो गया, परेशान हो गया, और दुख हो गया। तो जैसे व्यक्ति जो है वो दुखी है तो परेशान भी रहेगा, और उत्पीड़न है तो वही दुख का ही है। तो इसीलिए जो तीन शब्द हैं वो आपस में
एक दूसरे से सिनोनियम्स हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन तोड़फोड़ जो है वो एक शब्द अलग दिया गया है यहाँ पर। तो हम बात चले कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, तो हमें सीरीज दी गई है, ये जो सीरीज है वो हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे 18,067। ये ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्रम बढ़ रहा है इसका, वो जो क्रम दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ हम जितने का गुणा कर रहे हैं उतने का ही स्क्वायर वहां पर ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ये क्रम जो है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। देखिएगा, क्रम बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, क्रम जो है वो जब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा तो या तो वहां पर N2 का काम होता है या फिर प्लस का काम करना पड़ता है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। आपका प्रश्न संख्या इधर आ गया है 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है हमें कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर, 4 कितने मिनट पर, 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। तो भैया दोपहर के समय शुरू कर रहे हैं, दोपहर के समय का मतलब होगा कि 12 बजे शुरू कर रहे हैं, और 12 से 4 की बात करेंगे तो कितना टाइम हो गया हमारे पास, 12 से 4 की बात कर लेंगे तो हमारे पास हो गए भाई 4 घंटे। तो 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे की बात करेंगे तो 4 तिया 12, 120 डिग्री हो गया। और 120 डिग्री के बाद में भी 10 मिनट और भी हैं, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा चलेगी, 10 मिनट में 5 चलेगी, तो 120 और 5 125, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न दे दिया गया हमें कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी, इसका आंसर भांजा हो जाएगा। सुरेश की जो बहन है वो राम की पत्नी है। एक बार देख भी लेते हैं कि सुरेश की जो बहन है वो सुरेश की बहन है, लेकिन राम की कौन है भैया, पत्नी है, राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है और राम जो है वो रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम के जो पिताजी हैं वो मधुर हैं। शीतल राम की दादी है और शीतल जो है वो राम की दादी है, यानी कि मधुर की माँ है। शीतल राम की दादी है, ठीक है। और ये दे रहा है हमको कि रेमा शीतल की बहू है, और रेमा जो है वो ये शीतल की बहू है। तो शीतल की बहू यानी कि मधुर की रेमा मधुर की वाइफ होनी चाहिए, शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है वो रानी के भाई का बेटा है, मतलब राम का बेटा है, और राम का बेटा है कौन भैया, रोहित। तो आगे कह रहा है कि रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो सुरेश जो है उससे संबंधित होगा, तो हम कहेंगे कि रोहित सुरेश का भांजा लगेगा। तो वो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए साहब, आगे देखिएगा, स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। दूसरे और पांचवें का जो स्थान है वो आपस में चेंज करना है ना, स्थान परिवर्तन करना है आपको, ऑर्डर चेंजिंग करनी है उसकी, और आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे छठे अक्षर का स्थान क्रम से बदला जाता है, सातवें और नौवें को बदला जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने के अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, तो ये हमें केवल स्थान परिवर्तन से ऑर्डर चेंजिंग, स्थान परिवर्तन करना है इसमें स्पिरिचुअल को। तो दूसरे को नौवे से बदल, पांचवे से बदल दीजिए और चौथे को छठे से बदल दीजिए, तो हमें इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक बोर्ड मास से दिया गया है, यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम अप्लाई कर देंगे। और जब हम बोर्ड मास का नियम अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि बोर्ड मास जो है वो पहले उसमें डिवाइड करना होगा हमको, फिर हम मल्टीप्लाई की बात कर लेंगे, और जैसे बोर्ड मास का नियम काम करेगा वैसे हम यहाँ पे उसका आंसर, तो इसका आंसर जो है वो 24 के साथ जो है चला जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने, आगे देखिएगा, आगे जो है हमें दिया गया है एक वैन आरेख का प्रश्न दे दिया है कि वैन आरेख में देखिएगा कि ये जो स्क्वायर है वो प्रशिक्षित नर्सों को दिखाता है, ट्रेंड नर्सेस को दिखाता है। गोला जो है वो विवाहित जनसंख्या को, मैरिड पॉपुलेशन को दिखा रहा है। ठीक है, अब गोला जब मैरिड पॉपुलेशन को दिखाता है और त्रिभुज, त्रिभुज जो है वो दिखाता है अस्पताल में नर्सों को। अब जब त्रिभुज ने अस्पताल की नर्सों को दिखाया और हमें प्रश्न पूछा गया कि संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। अब ये जो 7 नंबर संख्या है उससे हम क्या दर्शा रहे हैं, देखिएगा कि 7 जो संख्या है वो आपके गोले में भी है, 7 जो संख्या है वो गोले में भी है, और 7 आपके इस ट्रायंगल में भी है। तो ट्रायंगल दिखाता है अस्पताल की नर्सों को, तो ये 7 जो है वो नर्सेस भी हैं,
और गोले का मतलब है कि विवाहित है, तो ये 7 का जो नंबर है वो विवाहित अस्पताल की नर्सों को दिखा रहा है। तो देखिए दिया भी हुआ है हमें, ए ऑप्शन में दिया हुआ है विवाहित प्रशिक्षित नर्स है, भाई प्रशिक्षित तो है नहीं, अस्पताल में विवाहित नर्स है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे जी। तो आगे हम 98 के बाद में आगे बढ़ आए हैं 99 की तरफ। तो 99 देखिएगा एक बैन आरेख से दिया गया है कि भारत गुजरात और सूरत का जो संबंध है, तो देखिएगा कि सूरत जो है वो गुजरात में आ गया और गुजरात जो है वो भारत में आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। तो 99 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, 99 के बाद 100 की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेजरमेंट दिया गया है, एक शब्द का प्रयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है पूछ रहा है, या बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है पूछ रहा है। तो देखिएगा मेजरमेंट की यदि हम बात करेंगे, देखो MENTAL मेंटल, तो एल है कहीं इसमें, तो एल तो नहीं है साहब, तो एल यदि नहीं है तो ये तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता, और हमें पूछ रहा है बनाया जा सकता है। तो यहां से हम चेक करेंगे और आगे RETUNES रिटर्न, तो RERETUNENES, ठीक है साहब। SUMMMIT, तो यहाँ SUMMI कहीं नहीं है, और ASSURE ASS नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। और जैसे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो हमें अगला प्रश्न दिखाई देगा 101। तो हम 101 की जब बात करेंगे तो वो आपका रैंकिंग ऑर्डर से ले लिया गया है। 101 जो प्रश्न है वो रैंकिंग ऑर्डर से है कि एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है, तो हम जानते हैं कि जब भी हमें टोटल फाइंड करना है तो राइट प्लस लेफ्ट -1 करना होता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे सबसे पहले 19 की और 17 की। तो 17 और 19 जैसे ही हमने दोनों जोड़ दिए, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 36 रहेगा, और 36 से एक कम कर देंगे, और जैसे हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब, हमारे पास 35 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। ये आपका एक घनाभ का प्रश्न है, और ये घनाभ का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक आयाम घनाभ जिसका 4, 3 और 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, जिसका 4/3 का जो आयाम है वो पीले रंग से रंगा गया है, और ये वाला जो आयाम है वो विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, और 3/3 का जो रंगा गया है वो हरे रंग से, और फिर उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा भी गया है, और फिर हमें पूछ रहा है कि 3 फलक रंगे हो, और हम जानते हैं कि 3 फलक उसी के रंगे होते हैं जो कॉर्नर्स क्यूब होते हैं, और कॉर्नर्स क्यूब की संख्या हमेशा 8 ही होती है। कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हमेशा कितनी होती है, 8। तो हम चेक कर लेंगे जहां भी 8 हमें ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा तो वही आंसर ठीक होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए 8 कहीं है क्या, 8 बिल्कुल है साहब, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, 8। ठीक है जी, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ रहे हैं इसमें तो देखिएगा, ये भी देखो एक प्रश्न दे दिया गया कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस को कोड याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। अब उसको ये वाली जानकारियां याद है, ये इन जानकारियां उसको थोड़ी सी याद है कि कोड का जो अंक है वो 5 से शुरू होगा, कोड का अंक 5 से शुरू होगा, और कोड 987 पर समाप्त होगा। कोड हमेशा जो है वो 987 पर एंड होगा। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग होगा। अब हमें इसके ऑप्शन की मदद चाहिए, तो हमको यदि इसके ऑप्शन की मदद चाहिए तो ऑप्शन पर चले जाते हैं साहब। तो ऑप्शन पर यदि हम चले जाएंगे तो ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं कि भाई पहला अंक तो 5 होना ही चाहिए, और एंड होना चाहिए 987 पर, और एंड 987 पर देखो 5 हमको दिखाई दे रहा है और 987 चारों में ही दिखाई दे रहा है। और पहला जो अंक है, दूसरा जो अंक है वो किस किस का था, एक बार और चेक कर लेते हैं कि दूसरा अंक पहले अंक और तीसरे का योग है और 3 का योग है, और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, और तीसरा जो अंक है वो दूसरे अंक का आधा है, तीसरा जो अंक है वो दूसरे अंक का आधा है, तो तीसरा दूसरे का आधा है, तो यहाँ देखिएगा 8, तीसरा जो है वो दूसरे का आधा है, ठीक है। और दूसरा जो पहले और 3 का है, तो ठीक है, यही हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ लेते हैं अभी, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो देखिएगा कि प्रश्न संख्या कौन सी आ जाएगी, इधर रह गए अभी, इधर एक दो शायद प्रश्न बचे हुए, ये रहा।
ये प्रश्न रह गया इधर। हाँ, यहाँ पे 104, 103 के बाद 104 पर आ गए कि पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। बात ठीक है सब उसकी, है ना, हम नहीं कह रहे बात गलत है, बात सही है। और ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता। ये बात भी कैसी है भैया कथन में, ये बात भी कुछ ठीक है। आगे कह रहा है निष्कर्ष में कि ज्ञान अंतः शास्त्रीय है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान जो है वो कैसा होता है, एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तीसरा दे रहा है कि ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। तो हम कह देंगे साहब पहला और तीसरा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं, तो पहले और तीसरे में हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो 104 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 104 के बाद भी आगे बढ़े हम, तो 105 पर चलना होगा हमको। और 105 की जब हम बात करेंगे, देखिएगा, तो 105 ये हमको पेपर काटने से दिया गया है। पेपर को काटना है अभी हमको, यहाँ पेपर को काट दिया गया। और जब हम पेपर को काटेंगे तो इस साइड को इस तरफ कर देंगे, तो ये जो ट्रायंगल है वो इस गोले के अंदर आ जाएगा, तो हमको दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसका जो फेस है वो उस तरफ दिखाई देना चाहिए, तो वो हमको तीसरी वाली आकृति में दिखाई दे रहा है। और तीसरी वाली आकृति हमें ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। तीसरी जो आकृति है वो हमें किसमें दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में हमें तीसरी आकृति दी गई है। चलिए साहब आगे बढ़ लेते हैं। तो ए बी की बहन है, अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि ए बी की बहन है। ए जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है। और सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। और डी सी का पिता है, और डी जो है वो सी का पिता है। डी जो है वो किनके पिता हो गए साहब, सी के पिता हो गए। और ई डी की माँ है, और ई जो है वो डी की भी माँ है, और ई जो है वो डी की भी माँ है। तो ए का डी से संबंध बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि डी और डी का एक बच्चा है सी, और उनके जो हैं दो बच्चे हैं ए और बी। तो ए और बी की हम बात करेंगे, तो ए डी से संबंध बताना था हमें, तो ए डी से संबंध की बात करेंगे तो पोती हो जाएगी। कौन हो जाएगी साहब, पोती हो जाएगी। तो आगे चल लेते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ देखिएगा, ये हमको दर्पण छवि छांटनी है। और दर्पण की यदि हम बात करेंगे तो दर्पण हमेशा चेंज करता है राइट को लेफ्ट में, और लेफ्ट को हमेशा चेंज करता है कहाँ पर, राइट में। तो यहाँ से देखिएगा कि ये बी जो है वो उधर चला जाएगा, और आई जो है वो पहले पर आ जाएगा। तो आई को हमने यहां से लिया, ठीक है साहब, एच चेंज होगा नहीं, ठीक है जी। फिर हमारे पास हम बात कर लेंगे 6 की, तो 6 पलट जाएगा, एक पलट जाएगा। क्यू यहाँ पलटा नहीं है, लेकिन इसमें देखो पलट रहा है। और इसमें जब पलट रहा है तो ये बात ठीक है, ए भी पलट रहा है, हमारे पास 4 भी है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ भी बड़े आराम से चले जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो ये आकृति सेम दी गई है, यहाँ से हमको इनमें चारों में से इसके जैसी आकृतियां छाटनी है, ठीक है। इसके जैसे हमको आकृतियां छाटनी है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। ये आपका देखो एक मैथ का प्रश्न आ गया है सरल करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन से। और ये भी आपका एक जो है अर्थमेटिक से क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी होती है, और हर मिनट दोगुनी होती है। यह टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी कब आधी भरी थी, तो आधी भरी थी तो 1 मिनट पहले, क्योंकि हर मिनट में दोगुनी हो जाती, तो 59 मिनट की बात कर लेंगे। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे यहाँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमको 59 मिनट दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे ये आपको मैथ का दे दिया है सिंप्लीफिकेशन से। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो ये देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस का फिर से आ गया है, और लॉजिकल सीक्वेंस का है प्रश्न, तो इसको चेक भी करना है हमको। सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा साहब, सबसे पहले व्यक्ति जो है वो दिन की शुरुआत होगी। सबसे पहले किसकी शुरुआत होगी, दिन की। और जब व्यक्ति दिन की शुरुआत करेगा तो उसके बाद भैया वो काम पर भी जाएगा, और काम पर जब वो जाएगा तो थकेगा भी, भाई काम करेगा तो थकान होगी, और थकान जब होगी तो थकान होने के बाद में फिर वो रात को लौट के भी आएगा घर, और रात को जब लौट के आएगा घर तो फिर वो सोएगा भी, नींद भी लेगा। तो इसीलिए 4। तो जिस ऑप्शन में भी हमें 35124 दिखाई दे रहा होगा, तो वो हमको ऑप्शन नंबर डी में बड़े आराम से दिखाई दे रहा है, तो हम उसके साथ इसमें चले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए साहब, तो 111 के बाद आगे बढ़ जाते हैं 112 पर।
देखिएगा 112 में और छांटने के लिए कह रहा है, तो 112 में हम और छांटेंगे तो देखो ध्यान से कि 5 वाली आकृति किसी भी विकल्प में नहीं है, तो केवल 1 2 3 4 में ही ध्यान देना है। और 1 2 3 4 में हम ध्यान देंगे तो देखो मतलब ये आकृति बॉटम में भी है, ये टॉप में भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। देखिए साहब, टॉप में भी है, बॉटम में भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, टॉप में भी है, टॉप में भी है, बॉटम में भी, लेकिन राइट में नहीं है, लेकिन राइट में नहीं है। यहाँ देखो राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, बॉटम में भी है, टॉप में भी है। यहाँ देखो ये भी ऊपर गई, ये नीचे गई, ये राइट गई, ये लेफ्ट गई। तो हमें हर एक दिशा में यानी हर एक साइड कहीं ना कहीं आकृति घुमा रही है, लेकिन कौन से में नहीं मिल रहा हमको ऑप्शन, यानी कि विकल्प ये जो 3 नंबर वाली आकृति है उसमें हमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, लेकिन 2 बार ऊपर गई है लेफ्ट में तो यार, पर राइट में नहीं जा रही। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे साहब? ऑप्शन नंबर बी के साथ। 112 के बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका जीएस का पोर्शन आ गया है इसमें, है ना? ये आपका पोर्शन जो है वो जीएस का दे दिया गया है। तो जीएस के पोर्शन के बाद शायद कुछ रीजनिंग का हमें भाग इसमें देखने को मिल जाएगा, तो हम उस पर और चले आते हैं। तो रीजनिंग के सवालों को थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है जी। ये हम जीएस के भाग को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो जीएस के भाग से हम आगे बढ़ जाते हैं साहब। तो जीएस का जो भाग है उसको आगे कर देते हैं। और है जीएस का भी। अच्छा, चलिए। हाँ, तो अब रीजनिंग का इसमें अब कोई भाग नहीं है, केवल अब जीएस के प्रश्न दिए गए। 150 पर एंड हो गया है पेपर का। तो हमारे पास रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किए, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने देखा कि रीजनिंग के प्रश्नों को यहीं तक समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।